आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स। चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और आज है लेक्चर नंबर 10। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 पार्ट 10। इससे पहले हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन आज क्या पढ़ना है वो देखिए। आज हम लोग को पढ़ना है दर्पणों के उपयोग। दर्पण का उपयोग क्या होता है और दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे, कौन सा दर्पण अवतल है, उत्तल है और समतल, इसकी पहचान कैसे की जाएगी। तो इन दोनों टॉपिक पे आज हम लोग को चर्चा करना है। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़े थे आवर्धन के बारे में, तो आवर्धन से संबंधित कुछ बातें हम लोग को अभी और भी पढ़ने हैं, तो पहले उसको पर ध्यान देते हैं। आवर्धन, आवर्धन कल पढ़े हम लोग पिछले लेक्चर में, लेकिन आवर्धन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, ये सबसे पहली बात हो गई। और आवर्धन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे। m बराबर होता क्या है, तो m इक्वल होता है h2/h1। h2 है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h1 है वस्तु की ऊंचाई। ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि यदि कोई दर्पण है ऐसे इस तरह से और इसके सामने ये वस्तु रखी हुई है, वस्तु, तो वस्तु जब तक प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर रखी जाएगी तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो धनात्मक होगी, यानी कि h1 यानी कि वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होती है। वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि वो प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर रखी जाती है। जबकि h2 जो कि प्रतिबिंब है वो तो कभी ऊपर बनती है तो कभी नीचे। तो h2 कभी धनात्मक हो सकती है तो कभी पे ऋणात्मक हो जाएगी। तो धनात्मक इस स्थिति में होती है और ऋणात्मक इस स्थिति में। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि यदि m बराबर h2/h1 है, h2/h1, तो जब ये भी प्लस में हो और ये भी प्लस में हो तो ये टोटल मान जो है वो प्लस में आएंगे। जब h2 और h1 दोनों प्लस में हो तो m का मान क्या आएगा, प्लस में। h1 और h2 दोनों धनात्मक हो तो m का मान धनात्मक होगा। और ऐसा कब होगा, जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा हो। और जैसे ही वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है वो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, यानी कि यदि m का मान धनात्मक हो, यदि m पॉजिटिव हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, यदि m धनात्मक होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आभासी तथा सीधा होगा। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। या फिर इसका ठीक उल्टा भी सही होगा, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है तो उसका आवर्धन हमेशा धनात्मक होगा। आवर्धन धनात्मक तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आभासी होगा। दूसरे बात पे चर्चा करेंगे हम लोग। दूसरा इसी का ठीक उल्टा बात, यदि वस्तु की ऊंचाई प्लस में रहेगी, वो तो हमेशा प्लस में रहेगी क्योंकि हम प्रधान अक्ष पर ऊपर क्यों नहीं रखते हैं वस्तु को, तो वस्तु की ऊंचाई प्लस में है और प्रतिबिंब नीचे बन रही है उल्टा, तो माइनस में ली जाएगी। तो ये तो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में। तो यदि ये प्लस में हो, ये प्लस में H2 तो माइनस में हो जाएगा, H1 प्लस में हो, ऐसे यहां से देख सकते हैं H1 प्लस में और H2 माइनस में हो, तो माइनस और प्लस का अनुपात हमेशा जो है माइनस में आता है। माइनस प्लस का अनुपात हमेशा माइनस में, ऊपर ऋणात्मक संख्या आएगा, नीचे धनात्मक, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का अनुपात हमेशा माइनस में ही आता है। तो यानी कि यदि वस्तु की ऊंचाई माइनस में हो, यानी कि नीचे की ओर प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की ओर हो, यानी प्रतिबिंब उल्टा बन रहा हो, तो आवर्धन का मान जो है वो ऋणात्मक आएगा। यदि वस्तु सीधा है और उसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो वस्तु का ऊंचाई प्लस में लेना है और प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में लेना है, और दोनों का अनुपात हमेशा ऋणात्मक आएगा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि आवर्धन का जो मान है वो माइनस में आ गया। यानी कि इसी का ठीक उल्टा काम, यदि आवर्धन का जो मान है वो निगेटिव हो तो
वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा सीधा होंगे, वास्तविक तथा सीधा होगा। ये दो बात हो गया। कुछ और बातें यहाँ तो हो गया धनात्मक और ऋणात्मक से, यानी कि आवर्धन का चिन्ह देख के हम लोग बता सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधा बना है कि उल्टा, वास्तविक है कि आभासी। ये कब पता चलेगा? तो आवर्धन के केवल चिन्ह देखना है और कुछ नहीं, वो संख्या क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यदि प्लस में है तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बना है और वो आभासी है, यदि माइनस में है तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बना है और वो वास्तविक है। लेकिन अब जो संख्या दिया जाएगा उस पर हम बात करते हैं। तो यदि दूसरा बात, यदि आवर्धन का मान और आवर्धन का ये मोड लगा दिए और ये क्या करता है, माइनस को खा जाता है, यानी कि अगर माइनस, ये इसका अर्थ क्या होता है पहले समझ लीजिए। यदि x प्लस में है, इसका मोड लगा दिए तो इसका वैल्यू x आता है, और x माइनस में भी है तभी इसको मोड लगा दिए तभी इसका वैल्यू क्या आता है, प्लस में ही x आता है। x प्लस में है मोड लगाइए तो प्लस में आता है मान, माइनस में मोड लगाइए तभी जो है प्लस में आता है, और इसको मोडुलस फंक्शन कहा जाता है। मोड अभी इसकी जरूरत नहीं है हम लोग को पढ़ने के लिए, बस थोड़ा थोड़ा इसका यूज है इसलिए बता दिए। यदि m का मान और m का मोड लगा दिए, इसका मतलब हमें इसके चिन्ह से कोई मतलब नहीं है प्लस में है कि माइनस में, बस हमको m का मान देखना है कि कितना है, सांख्यिक मान देखना है, इसकी संख्या, मापांक भी इसको कहा जाता है। तो m का मापांक यानी कि संख्यात्मक रूप से, यदि ये संख्यात्मक रूप से यानी कि मॉडुलस ऑफ m संख्यात्मक रूप से यदि ऐसे हो 1 से छोटा हो, ये 1 के बराबर हो, यदि मॉडुलस m का मान जो है वो 1 के बराबर हो, तो इसका मतलब होता क्या है, देखिए यदि m बराबर 1 हो और m बराबर होता क्या है h2 बाई h1, और m का वैल्यू क्या लेना है हम लोग को 1, तो यहाँ पे m की जगह पे लिख देते हैं 1 इक्वल h2 बाई h1। हम यहाँ पे कंडीशन बता रहे हैं कि यदि अगर m का मान 1 दिया रहेगा, आवर्धन यदि 1 दिया रहेगा, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो आवर्धन 1 दिए रहने का मतलब हम ये समझते हैं, ये देखिए h1 इधर आके गुना हो जाएगा, तो h1 बराबर क्या हो जाएगा h2। तो यदि किसी दर्पण के लिए आवर्धन का मान 1 दिया रहेगा तो हमें अपने से समझ जाना है कि वहां पे जो है वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई आपस में बराबर है। तो अगर हम संख्यात्मक मान को देखने चलें, चिन्ह को हटा दें, चिन्ह को नजरअंदाज करते हुए देखें, यदि m का मान 1 दिया रहेगा, m बराबर 1 हो, तो वस्तु तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई समान है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है समान है, वस्तु तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई समान है, समान है। दूसरी बात, यदि m का मान, संख्यात्मक मान 1 से छोटा हो, 1 से छोटा, वन से छोटा, संख्यात्मक मान 1 से छोटा हो, यदि m का संख्यात्मक मान 1 से छोटा हो, तो इस कंडीशन में जो है, यदि m से छोटा हो तो वस्तु जो है वो, यहां से देखिए कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, देखिए h2 बाई h1 बराबर ही होता है m, और m का मान हमें लेना है 1 से छोटा, तो 1 से छोटा की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख देते हैं, यहाँ पे 1/2। तो इससे पता चलता है कि h1 इक्वल 2 इंटू h2 होगा, यानी वस्तु की ऊंचाई जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई के दुगना है, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई से दुगना है। तो आवर्धन का मान यदि 1 से छोटा हो तो स्पष्ट हो जाता है, यदि आवर्धन का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। और दूसरा बात, यदि m का संख्यात्मक मान जो है 1 से बड़ा हो, यदि m का संख्यात्मक मान 1 से बड़ा हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, बड़ा होगा।
यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख दिया गया है, प्रतिबिंब ऊंचाई नहीं लिखे, हम डायरेक्ट लिख दें कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, समझिएगा अपने से, कोई बहुत बड़ा दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे दो चीज समझाए आप लोगों को आवर्धन से संबंधित। चिन्ह देख के बताना है क्या, तो चिन्ह देख के हम वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति को बताएंगे। चिन्ह अगर प्लस में है तो आभासी तथा सीधा होगा, और चिन्ह अगर माइनस में है तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो ये जो आवर्धन का साइन होता है प्लस में या माइनस में, तो प्लस माइनस देख के हमें ये पता चलेगा। और दूसरी बात, यदि संख्या को देख के क्या पता चलता है, तो यदि m के बराबर हो, m का मान 1 के बराबर हो, तो वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होगी, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब आपस में बराबर होंगे। यदि m का मान 1 से छोटा तो प्रतिबिंब छोटा, m का मान 1 से बड़ा तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। इतना चीज समझने, अगर आप समझ गए होंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया जाए। यहाँ क्वेश्चन एक बनाया जाए, यदि किसी दर्पण का आवर्धन -2 दिया गया है, तो आप इससे क्या समझते हैं? आप इससे क्या समझते हैं? ज्यादातर ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आप इससे क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, चाहे इसका अर्थ क्या होगा आपसे ये पूछा जाएगा। तो देखिए हम क्या समझते हैं, यहाँ पे दो बात समझते हैं। पहले तो हम देखेंगे चिन्ह इसका, तो चिन्ह देखेंगे माइनस में, और संख्या देखेंगे तो 1 से बड़ा। चिन्ह देख रहे हैं तो माइनस में, तो जैसे ही माइनस में देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि m बराबर -2 हो तो इसका अर्थ यह है कि, ये हालांकि आंसर लिख रहे हैं हम, आंसर, इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ यह है कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वास्तविक उल्टा तथा, देखिए m से बड़ा है, सॉरी m का मान 1 से बड़ा है ना, यहाँ पे m का जो मान है संख्यात्मक मान वो 1 से बड़ा है, और दूसरा बात ऋणात्मक भी है। तो ये इससे स्पष्ट हुआ कि पहली बात तो माइनस को देखते ही हमें पता चल गया कि वास्तविक और उल्टा होगा, और 1 से बड़ा होने के कारण पता चल रहा है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होगा। इस तरह से काम खत्म हुआ। तो अच्छा, इसी में अगर हमसे ये पूछ दे कि दर्पण के बारे में बताइए कि वो दर्पण कौन सा है, तो हम लोग दर्पणों के बारे में पढ़ चुके हैं कि कोई एक ऐसा दर्पण है जिसमें जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। एक ही वो दर्पण है जिसमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, और कोई नहीं। तो वो अगर दर्पण के बारे में पूछा जाए तो वो दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। बाकी में तो समतल दर्पण में बराबर बनता है और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है। तो ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, देख लीजिएगा अपने से। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है दर्पणों के उपयोग। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसको लाया जाए नीचे और नीचे, यहां। ये देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पणों के उपयोग। दर्पणों के उपयोग। हालांकि दर्पणों के उपयोग को पढ़ने से पहले हमें उसका गुण जान लेना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज का उपयोग उसके गुण के आधार पर होता है। उसका जो गुण है उसी के आधार पर हम उसका उपयोग करते हैं। अब गुण कुछ और रहेगा, उसका उपयोग कुछ और करेंगे तो दिक्कत है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और उसके गुणों पे बात करेंगे। अवतल दर्पण का गुण जैसे ही समझेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि उसका उपयोग हम कहाँ करेंगे और जहां पे कर रहे हैं वहां पे क्यों कर रहे हैं, ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से आते हैं और समझते हैं कि अवतल दर्पण के गुण क्या है। तो अवतल दर्पण का अगर हम बात करें, अवतल दर्पण, तो इसका सबसे खास गुण ये है, सबसे खास गुण यहाँ से हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। हमारे पास औजार है अवतल दर्पण आसानी से बना लेने के लिए, ऐसे, इस तरह से।
और इसमें जो आती है किरणें, अरे कलर वाइट, ये अब इसके प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली जो भी किरणें हैं, अवतल दर्पण की अगर बात करें तो ये क्या करता है कि अपने प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को परावर्तन के बाद कहता है कि चले जाइए फोकस पे। जितना भी किरण आएगा प्रधान अक्ष के समांतर, वो दर्पण से परावर्तन के बाद इस तरह से चला जाता है फोकस से होके। ये पढ़ाई हो चुका है पहले कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद सीधे फोकस पे जाके केंद्रित होती है, यानी एक जगह मिलती है। और दूसरा गुण यह है कि ठीक अगर उल्टा चले ऐसे, ये भी गुण पढ़ाई हुआ है, यदि इसका ठीक उल्टा चल रहा हो, यानी फोकस से होकर ऐसे गुजर रहा है, तो परावर्तन के बाद ऐसे समांतर हो जाएगा। इस तरह से इधर फोकस से होकर कोई किरण आ रही है तो दर्पण से टकराएगा और टकराने के बाद प्रधान अक्ष से समांतर ऐसे निकल जाती है। तो ये सब गुण हम लोग पढ़ चुके हैं और इन्हीं गुणों के आधार पर इसका उपयोग किया जाएगा। जिसका जो गुण होता है उसी के आधार पर उसका उपयोग होता है, और जिसका कोई गुण नहीं उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो इसलिए गुण होना किसी में न किसी में जरूरी होता है, तो अपना गुण विकसित जरूर कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अवतल दर्पण का पहला गुण तो ये पता चला कि प्रधान अक्ष से समांतर आने वाली किरणों को ये एक ही बिंदु पर केंद्रित करती है और फोकस से होकर निकलने वाली किरणों को ये प्रधान अक्ष के समांतर बना देती है। ये दो बात पता चल गया। और एक बात और जान लेना है इसमें कि यदि कोई वस्तु यहाँ पे स्थित हो, यानी कि अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो, तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है और सीधा, बड़ा तथा सीधा बनता है। तो इस गुण का भी उपयोग है। बड़ा तथा सीधा बनेगा तो हमको कोई चीज छोटा है उसको बड़ा देखना है तो अवतल दर्पण का ही उपयोग करेंगे। छोटे चीज को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, क्योंकि यही एक दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है और कोई में नहीं। तो इन सभी गुणों के कारण इसका उपयोग किया जाएगा। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो यहाँ पे देखिए। पहला है अवतल दर्पणों को प्रकाश की तेज किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए, प्रकाश की तेज किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए टॉर्च में, गाड़ी के हेडलाइट में, इन सभी चीजों में आप देखे होंगे पीछे एक परावर्तक लगा होता है। परावर्तक क्या होता है वो यहाँ पे समझिएगा कि जैसे कि हम टॉर्च को अगर देखें खोल के, खोलिएगा नहीं, पिटा जाइएगा, हम बहुत पिटा है टॉर्च खोलने के चक्कर में। ऐसे जो टॉर्च होता है उसमें ऐसे पीछे से एक अवतल सतह ऐसे लगा हुआ होता है, ऐसे बीच में ऐसे बल्ब होता है और ऐसे घिरा हुआ रहता है चारों तरफ से ऐसे, बीच में बल्ब रहता है और बल्ब से निकलने वाली किरणें, जैसे यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है तो यहाँ से ऐसे किरणें निकलती है और यहाँ से टकरा के ऐसे प्रधान अक्ष के समांतर, यहाँ से ऐसे किरण निकलेगी और टकरा के ऐसे ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। तो इन्हीं सभी गुणों के कारण देखिए इस तरह से इन सभी, अब देखिए जैसे ही बल्ब को फोकस पे रखा जाता है, जैसे परावर्तक होता क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। जो टॉर्च होता है, टॉर्च का मुंह खोलिएगा उसका तो उसमें एक छोटा सा बल्ब लगा होता है और उस बल्ब के पीछे जो एक चमकीला पदार्थ रहता है उसी को हम लोग परावर्तक कहते हैं। जैसे हेडलाइट और सर्च लाइटों में परावर्तकों के रूप में, परावर्तक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार देते हैं, परावर्तकों के रूप में किया जाता है। तो परावर्तक क्या होता है, तो बल्ब के पीछे वाला वो जो सतह होता है ना जिसपे प्रकाश पड़ के सीधा निकलता है बाहर की ओर, फोकस करने वाला ऐसे, वही होता है परावर्तक। और वो परावर्तक ऐसे अवतल होने के कारण क्या फायदा होता है, इस बल्ब से निकलने वाली किरणें जो है, बल्ब से जब किरणें निकल रही होती है तो निकलने वाली किरणें प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है और ये किरणें अब बहुत दूर तक जा सकती है, नहीं फैलेगी, सीधा तेज प्रकाश जो है बहुत दूर तक जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि दूर दूर तक वस्तुएं रात के अंधेरे में भी दिखाई देंगी और यही कारण है कि इसका उपयोग किया जाता है। तो पहले हमें ये याद रखना होता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और वहां पे इसका उपयोग क्यों किया जाता है ये भी याद रखना है हम लोग को, यानी कि इसका कारण भी याद रखना है। अवतल दर्पणों का जो है उपयोग करते हैं हम लोग प्रकाश की तेज किरण को प्राप्त करने के लिए, सर्च लाइट में, हेडलाइट में, इन सभी चीजों में। लेकिन रीजन क्या है, तो रीजन यह है कि अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित कोई अगर प्रकाश स्रोत है तो वहां से निकलने वाली किरणों को ये परावर्तन के बाद अपने प्रधान अक्ष से समांतर कर देती है और समांतर निकलने वाली किरणें बहुत दूर तक जाती है, जिससे हमें बहुत देर तक, बहुत दूर दूर की वस्तुएं रात्रि के अंधेरे में भी दिखाई देती है। तो ये जो उपयोग है इसका कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, कारण भी आप उतार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे कारण। वैसे देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। जलते बल्ब को जो है अवतल दर्पण के फोकस पर जैसे ही हम रखेंगे तो वहां से निकलने वाली किरणें अवतल दर्पण के समांतर प्रकाश किरण,
यहाँ से फोकस पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण समांतर प्रकाश किरणों का तेज प्रकाश पुंज उत्पन्न करता है। यहाँ से देखिए ये जब फोकस पे रखा जाएगा तो ये से निकलने वाली किरणों के कारण ये जो अवतल दर्पण है एक तेज प्रकाश पुंज उत्पन्न करता है, जिससे दूर दूर तक की वस्तुएं साफ साफ एकदम नजर आती है। और यही कारण है कि जो है रात्रि के अंधेरे में भी वस्तुएं दिखाई देती है, और इन्हीं गुणों के कारण हम इसका उपयोग करते हैं किसमें, सर्च लाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में। गाड़ी की हेडलाइट के पीछे भी एक चमकीला परत होता है, वो इसी का होता है अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें देखने में सुविधा होती है कोई भी चीज को। दूसरा उपयोग की बात करते हैं। दूसरा उपयोग क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका भी रीजन है। हजामती दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने का मुख्य कारण देखिए यहाँ पे क्या है। जब कोई ऐसे अवतल दर्पण हो तो हम लोग को पता है कि अवतल दर्पण के ये अगर मुख्य फोकस है तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच कोई अगर वस्तु ऐसे स्थित है तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत बड़ा बनता है, ऐसे। इस तरह से इधर कहीं प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए मेन रीजन हजामती दर्पण, हजामत बनाने के लिए क्या चाहिए, हजामत बनाने के लिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा चाहिए हमें, ताकि एकदम छोटा छोटा जो बालदारी है सब दिखाई दे दे। तो हजामत बनाने के लिए किसी व्यक्ति का, हमें उस व्यक्ति का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, और बड़ा प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में ही प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को ऐसे सामने बैठा देते हैं, यहाँ पे फोकस तथा ध्रुव के बीच में, और इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे एक बड़ा और सीधा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हर एक चीज स्पष्ट दिखाई देता है और हजामत बनाने में सुविधा होती है। और इसी गुण के कारण जो है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अच्छा, अवतल दर्पण में तो एक और कंडीशन में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अगर यहाँ पे वस्तु है तभी प्रतिबिंब बड़ा बनता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि फोकस के बाहर जैसे ही वस्तु रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब बड़ा तो बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। तो अब आदमी का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो काम करने में सुविधा होगी, यहाँ हाथ चलाएंगे सीधा दिखाई देगा उल्टा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस समस्या का निदान सबसे सिंपल यही है कि हमें वास्तविक प्रतिबिंब बनाने की आवश्यकता ही क्या है, सिंपल आदमी को बैठाइए फोकस तथा ध्रुव के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा बड़ा, और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होने के कारण उसके जो बाल काटने, दाढ़ी बनाने में कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। और कारण जो है यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। चेहरा को जब अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है तो क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब, बड़ा तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और हजामत बनाने में सुविधा होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले उपयोग पे। अगला उपयोग क्या है, अवतल दर्पण को रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक जो होते हैं वो रोगियों के दांत जब चेक कर रहे होते हैं तो दांत को बड़ा देखने की आवश्यकता होती है। जैसे दांत छोटा छोटा होता है मुंह के अंदर, तो उसमें क्या क्या खराबी है ये पता आसानी से नहीं चलता है, तो उसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं पहले, और बड़े प्रतिबिंब को अच्छे से उसका अवलोकन करते हैं तो उन्हें जानकारी मिलती है कि दांत में क्या क्या खराबी है। तो अगर किसी भी चीज का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो सिंपल है, अवतल दर्पण का ही उपयोग करना होगा। तो देखिए अवतल दर्पण का यहाँ भी इसीलिए उपयोग किया जाता है ताकि दांत का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करे और दांत में जो खराबी है वो आसानी से पकड़ में आ जाए। जो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं डॉक्टर लोग, उनका जो अवतल दर्पण होता है वो बहुत छोटा होता है, ऐसे दर्पण बहुत छोटा होता है और उसमें पकड़ने वाला डंटा बड़ा होता है। ऐसी को पकड़ के मुंह के अंदर ले जाके उसका प्रतिबिंब किस तरह से प्राप्त करते हैं और वो समझ पाते हैं उस चीज को कि उसमें दांत में खराबी क्या है। तो अवतल दर्पण में अगला उपयोग क्या है कि रोगियों के दांतों के इलाज करने में यानी जांच करने में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। रीजन, कारण क्या है, तो कारण सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वही बात जो मुझे बताएं, बोल के बताएं, वही है कि जब दांत अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब सीधा और आभासी प्राप्त होगा, और बड़ा प्रतिबिंब होने के कारण उसमें जो खराबी है, खराबी का पता चल जाता है, पता लगाना आसान हो जाता है। इसी कारण जो है दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों को जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए अगला एक और चीज, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों को गर्म करने में या फिर सोलर कुकर में किया जाता है। अच्छा, सौर भट्टी किसको कहेंगे, कोयला भट्टी किसको कहेंगे, जो कोयला से चलेगा वो कोयला भट्टी, जो लकड़ी से चलेगा वो लकड़ी का भट्टी, और जो सूरज की किरणों से ही गर्म हो जाए वो सौर भट्टी। तो हम लोग जानते हैं ना कि ऐसे अगर कोई अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण क्या करता है कि सूर्य से आने वाली किरणों को
एक ही जगह पे ऐसे केंद्रित कर देता है, ऐसे यहां से टकरा के यहीं पे केंद्रित होगा। तो इस बिंदु पर सूर्य के सभी विकिरण ऊर्जा उसी बिंदु पे केंद्रित होगी, और जैसे ये प्रकाश को केंद्रित करता है वैसे प्रकाश के साथ जो उष्मीय ऊर्जा है उसको भी इसी बिंदु पर केंद्रित करता है। तो उष्मीय ऊर्जा इसी बिंदु पर, जब सारे किरण की उष्मीय ऊर्जा इसी बिंदु पे केंद्रित होंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ताप की उत्पत्ति होती है, ताप जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, और ताप बढ़ने के कारण यहाँ पे कुछ भी बर्तन में रख दीजिए, ऐसे बर्तन रख देंगे, इसमें दूध चीनी से पत्ती मिला देंगे तो थोड़ी देर में चाय बन जाएगा, ठीक है, और चाय बन के हम बन जाके तैयार हो जाएगा तो हम उसको पी सकते हैं। लेकिन ये बहुत थोड़ा धीमी प्रक्रिया है, हम जितना जल्दी काम ये करना चाहेंगे उसके लिए हमें उतना बड़ा अवतल दर्पण की आवश्यकता होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा किरणों को इसी बिंदु पर केंद्रित किया जाए, और जितनी ज्यादा किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होगी उतना ही जल्दी जो है चाय बनेगा, क्योंकि ताप उतना ज्यादा उत्पन्न होगा। तो चलिए हम आते हैं उपयोग पे। तो इसका उपयोग सौर भट्टी को गर्म करने में, ये देखिए जो बर्तन है ना वही भट्टी है, मान लीजिए बर्तन को ही भट्टी कहा जाता है, बड़ा बर्तन होता है, और ये भट्टी गर्म कैसे होता है, तो सूर्य की किरणों के कारण से इसको सौर भट्टी कहा जाता है। तो सूर्य से आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, जिससे बहुत ज्यादा ताप की उत्पत्ति होती है, और ताप की उत्पत्ति होने के कारण इस बिंदु पर चाहे आप सौर भट्टी रख दीजिए तो सौर भट्टी गर्म हो जाएगा, या फिर वहां पे कुकर रख दीजिए तो कुकर में भी खाना पक जाएगा, तो उसको सोलर कुकर कहेंगे। आप भट्टी रख के गर्म करेंगे तो उसे सौर भट्टी कहेंगे। तो दोनों क्वेश्चन, अगर सौर भट्टी से क्वेश्चन है तो भी सेम आंसर देना है, और सोलर कुकर से क्वेश्चन है तो भी सेम आंसर देना है। तो उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सौर भट्टी या फिर सोलर कुकर में अवतल दर्पण का। और क्यों किया जाता है, तो रीजन यहाँ पे है, किरणों को अवतल दर्पण, सूर्य से आने वाली किरणों को अवतल दर्पण जो है वो अपने फोकस पर केंद्रित करती है, और वहां पे ताप की ज्यादा उत्पत्ति होती है, अत्यधिक ताप की उत्पत्ति होती है, और भट्टी गर्म हो जाता है, या कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो ये हो गया हमारा अगला उपयोग। तो इस तरह से 4 उपयोग हम लोग पढ़ लिए, इतना काफी है हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अवतल दर्पण के इतना उपयोग जो है अभी हमारी समझिए, तो हमारा अवतल दर्पण का उपयोग समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ना है तो पहले इसका गुण समझिएगा ना, गुण नहीं रहेगा तो उसका उपयोग कैसा, जिसका गुण नहीं होता है उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो पहले इसका गुण जानिए। तो गुण क्या है भाई, तो उत्तल दर्पण का गुण ये है, जो गुण है एक ही बार बता देते हैं। पहला गुण तो ये है, ये मान लीजिए इसका प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष, तो इसके प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है, बल्कि ऐसे विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, ऐसे। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें इस तरह से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो ये भी एक गुण हो गया, और इसके कारण भी इसका। अच्छा देखिए कुछ रीजन है यहाँ पे। उत्तल दर्पण, अच्छा पहले इसको पेंट करेंगे तब नहीं उत्तल दर्पण कहलाएगा, पहला बात तो ये है। दूसरा बात, उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को विभिन्न दिशाओं में फैला देती है ना, तो फैला देने के कारण ही इस दर्पण को कहा जाता है अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। तो अभिसारी दर्पण किसे कहेंगे आपको पता चल रहा है, चल गया होगा, समझ सकते हैं इतना। जो किरणों को इकट्ठा करेगा उसे अभिसारी, जो फैलाएगा उसे अपसारी। तो ये फैला रहा है ना, तो ये अपसारी हो गया। तो अभिसारी कौन है मैं नहीं बताने वाला, आप लोगों को पता होगा, लास्ट में बताई जाएगी। यहाँ पहले जो समझ रहे हैं वो समझिए। तो प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, और इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। तो ये एक गुण तो ये हो गया कि फैला देती है। दूसरा गुण क्या है, तो दूसरा गुण ये है कि अवतल दर्पण में, सॉरी उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा, हमेशा। यहाँ पे ऐसे कहा गया, ऐसे यहाँ पे वस्तु रखिएगा तो इस तरह से आने वाली किरणें इधर किसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसको हम काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं ऐसे, जो कि जाता है फोकस पर, और दूसरी किरण यहाँ से ध्रुव के पास जाती है, जो परावर्तन नियम का पालन करते हुए वापस लौटती है। तो इसको जब हम काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे कटती है, और यहाँ हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो 2 ही गुण है इसका, याद रखिएगा। एक तो ये कि उत्तल दर्पण जो है वो किरणों को विभिन्न दिशाओं में फैला देती है, और दूसरा ये कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो हमेशा वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है, वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है। तो यही जो गुण है, इसी कारण इसका उपयोग होगा। कहाँ होगा देखा जाए। तो पहला है उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर, गाड़ी के साइड में लगा होता है ना मिरर,
वो अधिकतर जो है उत्तल दर्पण का होता है। इससे फायदा क्या होगा, तो उत्तल दर्पण में छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए एक ही वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाएंगे तो दर्पण में एक ही चीज दिखाई देगा, ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन बहुत सारे वस्तुओं का छोटा छोटा प्रतिबिंब बनाएंगे तो एक ही दर्पण में बहुत दूर दूर की चीजें हमें दिखाई देगी, क्योंकि प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब छोटा बनने के कारण जो है विस्तृत क्षेत्र का निर्माण होता है, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र। इससे फायदा क्या होता है चालक को, कि जब साइड में मिरर में देख रहा होता है तो उससे पीछे दूर से आ रही गाड़ी भी दिखाई देती है, क्योंकि प्रतिबिंब छोटा बनता है। यही यदि बड़ा प्रतिबिंब बनता तो एक दो गाड़ी ही दिखाई देता, अगल बगल वाला दूर वाला दिखाई नहीं देता। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसका रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और छोटा बनने के कारण बड़ा दृष्टि क्षेत्र का निर्माण होता है, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का निर्माण होता है, जिससे चालक को पीछे से आ रही गाड़ियों को, यानी पीछे के जो क्षेत्र होते हैं उसे देखने में आसानी होती है। तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग। और अगला बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा उपयोग इसका एक ही और उपयोग है। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या गली में, स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में। देखिए स्ट्रीट लाइट जब देखिएगा गली में जो लगा हुआ रहता है स्ट्रीट लाइट, तो उस स्ट्रीट लाइट का परावर्तक सतह ऐसा होता है, ऐसा, और बल्ब लगा हुआ रहता है इधर। ये देखिए ये उत्तल दर्पण है, अवतल नहीं, ये उत्तल है ऐसे। अब बल्ब लगा हुआ रहेगा यहाँ पे, जल बल्ब लाइट का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, यहाँ से ऐसे किरणें निकलेगी, ऐसे फैल जाएगी, ऐसे इधर 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 इधर, ऐसे यहां से आएगा इधर। तो इस तरह से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। अगर हम प्रकाश स्रोत को अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं ना, तो प्रधान अक्ष के समांतर किरणें उत्पन्न करती है। जबकि इसके फोकस पर रखिएगा उत्तल दर्पण के, तो ये किरणों को विभिन्न दिशाओं में फैला देती है। तो जब प्रकाश स्रोत को यानी जलते हुए बल्ब को उत्तल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, तो उससे निकलने वाली किरणें दर्पण से टकरा के विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, और विभिन्न दिशाओं में फैल जाने के कारण चारों तरफ ये रोशनी फैल जाएगी। और हमें यही तो चाहिए ना, कि गली में अगर लाइट लगाए तो सब तरफ उजाला हो, ताकि चोर चोरी ना कर सके, चोर से बचने के लिए। तो इसका उपयोग किया जाता है। अब रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, हम समझा दिए कि रीजन है क्या। यहाँ से आप लिखा हुआ नोट्स बना लीजिएगा अपना, बात जरूरी है समझना। जलते हुए बल्ब को किसी उत्तल दर्पण के फोकस पर ले जाते हैं, तो दर्पण से परावर्तन के बाद सभी किरणें विभिन्न दिशा में फैल जाती है, जिससे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, रोशनी रोशनी, ठीक आप लोगों के भविष्य की तरह। तो ये देखिए ये हो गया उपयोग उत्तल दर्पण का। अब खत्म हो गया हम लोग का उपयोग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग समान। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पणों की पहचान। तो आप लोग ये क्या बात हुई, इतना दिन से आप पढ़ा रहे हैं दर्पण के प्रकार, अभी तक हम लोग को पहचाने नहीं पता है। तो सही बात है कि पहचान नहीं पता है। देखिए दर्पणों को पहचानना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि देखने से पता ही नहीं चलते हैं कि ये दर्पण है कौन। ऐसे तो सामान्यतः देखा जाए तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि जिसका परावर्तक सतह उठा वो उत्तल, जिसका धंसा वो अवतल। लेकिन देखने से नहीं पता चलेगा कि उसका सतह उठा हुआ है कि धंसा हुआ है कि समतल है, देखने से कभी पता नहीं चलता है। उसके लिए या तो हमें छू के देखना होगा, छूने से महसूस हो जाता है कि उठा हुआ है कि धंसा हुआ है कि समतल है। तो या तो स्पर्श करके या फिर प्रतिबिंब बना के। देखिए पहला स्थिति स्पर्श करके, स्पर्श करके, स्पर्श करके कैसे, तो हम क्या करते हैं कि बारी बारी से सभी दर्पणों, कौन सा दर्पण, तीन ही दर्पण रहेगा, उत्तल अवतल एवं समतल। तो बारी बारी से सभी दर्पणों को छूते हैं, बारी बारी से सभी दर्पणों को छूते हैं तथा निम्न अवलोकन करते हैं, निम्न अवलोकन छूते हैं तथा निम्न अवलोकन करते हैं, अवलोकन करते हैं। कौन सा अवलोकन करते हैं, तो पहला, यदि परावर्तक सतह उठी हुई हो तो वह उत्तल दर्पण होगा। ये छूने से पता चलेगा, देखने से नहीं, उत्तल दर्पण होगा।
दूसरा बात हमको लिखने में आसानी हो सकती है, क्यों? क्योंकि हमें आता है कॉपी पेस्ट। तो ये हो गया ऐसे, यहां से दूसरा, और एक बार और पेस्ट, और ये हो जाएगा तीसरा। अब तीनों में थोड़ा सुधार कर देंगे हम, तो आप समझ जाइएगा। यहाँ पे ये तीसरा है और ये दूसरा है। देखिए सुधार क्या करना है, यदि परावर्तक सतह धंसी हुई हो, उठी हुई नहीं, क्या हो? धंसी हुई। छूने पर यदि परावर्तक सतह उठी हुई महसूस हुआ तो समझिए कि उत्तल दर्पण है, और छूने पर यदि परावर्तक सतह धंसी हुई हो तो वह कौन सा दर्पण? तो इस स्थिति में वो अवतल दर्पण। जैसे ही धंसी हुई हो तो वो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होगा। और यदि परावर्तक सतह समतल हो, ना धंसा हुआ ना उठा हुआ, समतल, परावर्तक सतह समतल हो तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो समतल दर्पण होगा। बहुत इजी है। तो यदि परावर्तक सतह समतल हो तो वह समतल दर्पण होगा। तो ये हो गया तीनों तरीका, क्या? स्पर्श करके, छू करके। छू के अगर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो समझिए कि उत्तल दर्पण है। धंसा हुआ महसूस हो रहा है तो समझिए कि अवतल दर्पण है। और न उठा हुआ ना धंसा हुआ महसूस हो रहा है तो समझिए कि वो समतल दर्पण है। तो ये हो गया स्पर्श करके। और दूसरा तरीका हमारा क्या है? बिना स्पर्श करके, बी। अगर कोई कहे कि बिना छूले बताइए, छू के कैसे बता रहे हैं? कहें रुक जाइए, हमें बिना स्पर्श पहले भी आता है बतावे, क्योंकि हम लोग ने प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रखा है ना, बिना स्पर्श किए। क्योंकि प्रतिबिंब निर्माण हम लोगों ने पढ़ रखा है, और कुछ बातें ऐसी हमें जानकारी है जिससे हम पक्का पकड़ लेंगे कि हाँ ये कौन दर्पण होगा। तो रीजन क्या है कि देखिए, पहले रिवाइज करवा देते हैं प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण एकदम मोटा मोटा जो अंतर है, जिससे डायरेक्ट पता चल जाए कि हाँ ये वही होगा, दूसरा नहीं हो सकता है, वो समझिए, उत्तल और अवतल। तो देखिए समतल का खासियत क्या है समतल दर्पण का, कि चाहे आप दर्पण से वस्तु को कितना भी दूर ले जाइए, चाहे कितना भी पास लाइए, हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण की खासियत क्या है कि वस्तु को दर्पण से कितना भी दूर ले जाइए, चाहे कितना भी पास लाइए, हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। बराबर और सीधा। तो अगर बराबर और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो वो समतल होगा। क्योंकि यदि सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब इसमें भी बनता है, सीधा प्रतिबिंब इसमें भी बनता है, सीधा प्रतिबिंब इसमें भी बनता है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें जो सीधा प्रतिबिंब बनता है वो बराबर भी होता है, सीधा भी बन रहा है और बराबर भी बन रहा है। इसका क्या बात है? तो सीधा तो इसमें भी बनता है, लेकिन सीधा बनता है और छोटा बनता है, सीधा और छोटा। और इसका क्या है कि दूर ले जाइएगा तो उल्टा, दूर ले जाने पर उल्टा, वस्तु को दूर ले जाएगा तो प्रतिबिंब उल्टा, और पास लाइएगा तो प्रतिबिंब सीधा, है ना। पास लाएंगे तो फोकस के अंदर चला जाएगा ना, ध्रुव और फोकस के बीच में। जैसे ही पास लाएंगे तो प्रतिबिंब बन जाएगा सीधा, और दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा। तो ये है मेजर डिफरेंस तीनों में, मेन एकदम। इसी को पकड़ के हम जानिए कि हाँ ये वही दर्पण होगा, दूसरा नहीं होगा। तो पकड़ने के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बारी बारी से अपनी उंगली को तीनों दर्पणों के सामने, तीनों दर्पणों के सामने ले जाते हैं तथा निम्न अवलोकन करते हैं। कुछ बातों पर नोटिस करेंगे, ठीक है। निम्न अवलोकन करते हैं। क्या क्या अवलोकन करेंगे? निम्न अवलोकन करते हैं। क्या क्या अवलोकन कीजिएगा? तो पहले तो ये हमको नहीं लग रहा है कि इसको मिटाने की जरूरत है, क्योंकि
बार बार यूज होगा ये। बहुत मोटा लिखा हुआ है, चलिए पतला कर देते हैं। थोड़ा सा पतला, हाँ ये, इसको यहाँ साइड में रखते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे या यहाँ पे जरूरत पड़ेगा जैसे जैसे हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए निम्न अवलोकन करते हैं। अवलोकन क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहला बात, पहला नंबर, यदि उंगली का प्रतिबिंब, उंगली का प्रतिबिंब सीधा तथा समान आकार का हो, समान आकार का, सीधा तथा समान आकार का हो तो वह समतल दर्पण होगा। सिंपल, समतल दर्पण होगा, क्योंकि सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है, तो वह समतल दर्पण होगा। पहला बात। दूसरा बात कैसे पता करेंगे, तो दूसरा बात के लिए पहले इसी को कॉपी करके 3 बार लिखते हैं, फिर इसी में मिटा मिटा के सुधार करेंगे। ये यहां से हो गया कॉपी, ये हो गया पेस्ट, एक बार और यहाँ पे। अब चलिए पढ़ाई करते हैं इस पे। ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो पहला तो कंफर्म है, समझ में आ गया होगा कि यदि उंगली का प्रतिबिंब सीधा तथा समान आकार का हो, तो सीधा और बराबर, सीधा और बराबर किस में, समतल में, तो ये समतल दर्पण हो गया। और दूसरा देखिए, यदि उंगली का प्रतिबिंब सीधा तथा समान आकार का नहीं बल्कि वस्तु से छोटा, सीधा तथा वस्तु से छोटा हो तो वह समतल नहीं बल्कि कौन सा दर्पण होगा, ये हो जाएगा दर्पण आपका उत्तल, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए सीधा तथा छोटा किसमें, उत्तल दर्पण में, तो सीधा तथा छोटा उत्तल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट, यदि उंगली का प्रतिबिंब सीधा, इसमें सीधा उल्टा से काम नहीं चलेगा, इसमें दूर ले जाने पर सीधा तथा पास लाने पर उल्टा बनता है। यदि उंगली का प्रतिबिंब दूर ले जाने पर सीधा, उल्टा, दूर ले जाने पर उल्टा तथा पास लाने पर सीधा, पास लाने पर सीधा बनता हो, सीधा बनता हो, दूर ले जाने पर उल्टा तथा पास लाने पर सीधा बनता हो, तो इस कंडीशन में जो दर्पण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें उल्टा तथा सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अंतरों तो है, दूर ले जाएगा तब उल्टा बनेगा और पास ले जाने पर सीधा। तो इस तरह से मेजर डिफरेंस जो है इसकी वजह से हम पकड़ लेंगे कि कौन सा दर्पण है, बिना छुए भी। और छू के तो बता ही देंगे, उठा हुआ प्रतीत होगा तो उत्तल, धंसा हुआ तो अवतल, और बराबर होगा तो समतल। तो इस तरह से हम लोग जो है दर्पणों की पहचान भी कर लिए, और प्रकाश के परावर्तन में जितनी चीजें हमें पढ़नी थी लगभग सारा का सारा कंप्लीट हो गया, एक भी चीज छूटा हुआ नहीं है। लाइन बाय लाइन सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ा दिया गया है। अगर आप इसी लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले वाला सब देख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा जो लेक्चर है ये लगता है कि 10 नंबर, ये 10वां है। इससे पहले 9 लेक्चर कवर हो चुका है, आगे भी आएंगे। तो इससे हम लोग जो है, इससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो इससे आगे हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे, एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और प्लस इसमें जो ये दिया हुआ है क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी बनाया जाएगा। तो न्यूमेरिकल और एनसीईआरटी आगे का टारगेट रहेगा, लेकिन इससे पहले आज का लेक्चर लास्ट तक देखना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके बाद जो है यहां से देखिए, यदि आप डेली का नोट्स चाहते हैं एकदम अच्छे से व्यवस्थित लिखा हुआ डेली का नोट्स,
प्रतिदिन अभ्यास प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ, ये सब चाहिए। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन चाहिए। सोच रहा हूँ मैं आप लोग की डेली डेली एक ही बताते हैं, जानना जरूरी है इसलिए ना बता रहे हैं। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, मॉडल पेपर इत्यादि सब एक ही जगह पे चाहिए। तो वीडियो में जो नीचे नंबर दिखाई दे रहा है उस पर संपर्क कीजिए। लास्ट तक देख रहे हैं तो देखने के लिए ही बस थैंक यू। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आपको पूरा का पूरा बना के लाना है, पढ़ना है, डेली के नोट्स बनाना है, याद करना है। अच्छा आज होमवर्क दिया जाए, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? लास्ट लेक्चर है लगभग पढ़ाई वाला थ्योरी का, तो कुछ क्वेश्चन तो देना बनता है ना। तो आप क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन, हालांकि इस क्वेश्चन को समझाए हैं हम बीच में, लेकिन इसका आंसर आप लिख लीजिएगा क्या कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों अपसारी दर्पण कहा जाता है? क्यों अपसारी दर्पण कहा जाता है? क्यों? सेम चीज एक क्वेश्चन और है एकदम इसी तरह से, वो ये है कि अवतल दर्पण को अभिसारी, अपसारी नहीं अभिसारी, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।